अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस पार्टी ने 119 तेलंगाना असम्बली हलकों के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया। पार्टी में शामिल होने वाले तमाम 12 लीडर्स को पहली फहरिस्त में ही टिकट दिया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज शाम हसनाबाद से बीआरएस की इंतखाबी मुहिम शुरू की। तेलुगु रियासतों में नवरात्रि का त्यौहार अब मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ। तेलंगाना की हुक्मरान बीआरएस पार्टी ने तमाम अहल औरतों को सौभाग्य लक्ष्मी अलाउंस के तौर पर 3000 रुपये और रैतु बंधु और आसरा पेंशन रकम में इजाफे का यकीन दिलाया है। पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव ने आज इंतखाबी मंशूर जारी किया। अब खबरें तफसील के साथ। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज असम्बली चुनाव के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। दोबारा हुकूमत बनाने की सूरत में आवाम से कई वादे करते हुए बीआरएस ने सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम का यकीन दिलाया, जिसके तहत तमाम अहल औरतों को 3000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत मंशूर में 16000 रुपये फी एकड़ तक की इजाफे तरगीब का यकीन दिलाया गया। उन्होंने आसरा पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये और माजूरों के वजीफे को 6000 रुपये करने का वादा किया। मंशूर में यकीन दिलाया गया कि तमाम अहल ख़ानदानों को 400 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर दिया जाएगा और तमाम अहल ख़ानदानों के लिए दलित बंधु स्कीम जारी रखी जाएगी। मंशूर में यह भी यकीन दिलाया गया कि मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम पर अमल आवरी के लिए एक जायज़ा कमीशन कायम किया जाएगा। मंशूर में यकीन दिलाया गया कि हर अहल ख़ानदान को 15 लाख रुपये हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 119 रुकनी तेलंगाना असेंबली के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। इस फहरिस्त में 3 मौजूदा लोकसभा अरकान शामिल हैं, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी, भुंगीर के रुकन पार्लियामेंट कुमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और नलगुंडी के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी उम्मीदवार शामिल है। इस फहरिस्त में रेड्डी तबके का गलबा है, जिसके 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। दर्ज फेरी ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दर्ज फेरी कबीलों के 2 और 3 मुसलमान उम्मीदवार शामिल हैं। नागार्जुना सागर की नशिस्त जाना रेड्डी के बेटे कोंडो रोजय वीर रेड्डी और कोदाड़ के नशिस्त उत्तम कुमार रेड्डी की बीवी पद्मावती को मुख्तस की गई। मैनमपल्ली हनुमंत राव को मलकाजगिरी की नशिस्त अलाट की गई, जो हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि इनके बेटे रोहित राव को मेदक की नशिस्त अलाट की गई। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले जूपल्ली कृष्णा राव कोल्हापुर से मुकाबला करेंगे। काशी रेड्डी नारायण रेड्डी कलवाकुर्ती से और वेमुला वीरेशम निकरिकल से लड़ेंगे। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है, जिनमें 3 मुस्लिम उम्मीदवार जिनमें शेख अकबर मलकपेट से, मोहम्मद फिरोज़ खान नामपल्ली से और उस्मान बिन मोहम्मद अला हजरी कारवान हल्कों से शामिल है। पहली फहरिस्त में कई अहम लीडर्स बशमूल मोहम्मद अली शब्बीर का नाम शामिल नहीं। उन्होंने 2002 से 2007 तक हिंदुस्तान के 11वीं सदर जमहूरिया की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। रामेश्वरम के छोटे से गाँव से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक कलाम की ज़िंदगी की दास्तान ने करोड़ों लोगों में तहरीक पैदा की है। वज़ीर आला और बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव ने आज शाम हसनाबाद से आने वाले असम्बली चुनाव के लिए पार्टी की मुहिम शुरू की है। पिछले चुनाव की तरह इस मरतबा भी वज़ीर आला ने अपनी मुहिम हसनाबाद से शुरू की है। एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने अवाम से कहा कि वो अपनी किस्मत बदलने के लिए समझदारी से वोट के हक़ इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम ने रियासत की तश्कील के बाद से इनकी बीआरएस पार्टी पर भरोसा किया और पिछले 10 बरसों में रियासत में मुल्क की नंबर 1 रियासत की हैसियत से तरक्की की है। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ ने भी ताउन नहीं किया और अपोजिशन जमातों ने रुकावटें पैदा की, लेकिन इसके बावजूद हमने तमाम शोबों में मुल्क के लिए मिसाल कायम की। चंद्रशेखर राव ने अवाम को याद दिलाया कि चुनाव में लीडर्स नहीं बल्कि अवाम जीतने चाहिए, इसलिए इन्हें वाज़ेह सोच के साथ वोट देना चाहिए। केसीआर 9 नवंबर तक 41 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और हर दिन 2 से 3 हलकों का अहाता करेंगे। चंद्रशेखर राव इस महीने की 9 तारीख को गजवेल और कामारेड्डी से कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। जगतियाल ज़िले इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने कहा है कि कोरटला, जगतियाल और धर्मापुरी असम्बली हलकों में 12077 बुजुर्ग और 32,342 माजूर वोटर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स और 40% से ज़्यादा माजूर वोटर्स को फॉर्म 12 भरना चाहिए और 7 नवंबर तक मुतल्लिका बूथ अहदेदारों को पेश करना चाहिए और अगर वो घर से वोट देना चाहते हैं। मैडम, यस, एमसीएमसी टीम को एड्स के लिए वोटर्स पूछ रहा है ना, कैंडिडेट का परमिशन लेना। किसके लिए? एड्स के लिए एमसीएमसी टीम से परमिशन वोटर्स लेना है ना, ये कैंडिडेट आप नहीं लेना है। जो एक पॉलिटिकल पार्टी
फॉर एग्जाम्पल पार्टी की तरफ से अगर कोई मैसेज जाना है तो पार्टी वाले अप्लाई करना पड़ेगा. लोकल फॉर एग्जाम्पल जगित्याल डिस्ट्रिक्ट में तो MCMC जगित्याल को अप्लाई करना है. कंटेस्टिंग कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल वंस ही नोज दैट ही इज अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट एंड ही वांट्स टू, अभी तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हम लोग नहीं बता सकते जब तक फाइनल नॉमिनेशन वो नहीं होगा. तो अगर अप्लाई कर रहे हैं, ही फील्स दैट ही इज अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, then he has to take permission for every publication. प्रेस में आने दीजिए, मीडिया में आने दीजिए, टीवी में आने दीजिए, लोकल चैनल में आने दीजिए, सोशल मीडिया में, कहीं भी. बट वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू स्पीक और पैम्पलेट होने दीजिए, पोस्टर होने दीजिए, किसी के लिए भी परमिशन लेने के बाद ही वो कर सकते हैं. Date of issue of Gazette notification is 3rd November 2023, that is Friday. Last date of making nomination is 10th November 2023, Friday. The date of scrutiny of the nomination by the returning officer is 13th November 2023, Monday. Last date for withdrawal of candidature is 15th November 2023, Wednesday. And the most important date, the date of poll is 30th November 2023, Thursday. The date of counting is 3rd December 2023, and the date before which the election shall be completed is 5th December 2023. This is the schedule for the general election of Legislative Assembly Telangana. దీని ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే ఆల్ 119 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించిన ఎలక్షన్ అనేది నిర్వహించుకోబోతున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే 119 మొత్తం నియోజకవర్గాలు ఒకేసారి ఒకే ఫేజ్లో ఈ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు చెప్పిన షెడ్యూల్ ప్రకారం అనేది నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా జగిత్యాల జిల్లాకి వచ్చేటప్పటికి మనకి 3 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి. దానిలో కోరుట్ల నియోజకవర్గం 20, అదేవిధంగా జగిత్యాల 21 అండ్ ధర్మపురి ఎస్సీ రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీ మనకి 22. అదేవిధంగా పార్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ మనం చూసుకుంటే చొప్పదండి ఎస్సీ రిజర్వ్ పార్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ, అదేవిధంగా వేములవాడ పార్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ మన జగిత్యాల జిల్లాలో ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఈసీఐ వారు ఒక డీటెయిల్ ప్రెస్ నోట్, అదేవిధంగా గౌరవ సిఇఓ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి కూడా మనకి డీటెయిల్ ప్రెస్ నోట్ ప్రెస్ మిత్రులకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కన్వే చేయడం జరిగింది. బట్ జగిత్యాల జిల్లాకి వచ్చేటప్పటికి ఆ రోజు 9th నాడు కూడా నేను కొంతమంది ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రజావాణిలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. However, for the convenience of all the public and through press and media, ఈ డీటెయిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఈసీఐ నుంచి మనకి రావడం జరిగింది దానికి సంబంధించి కొన్ని వివరించి, అదేవిధంగా ప్రెస్ అండ్ మీడియా మిత్రుల ద్వారా రానున్న సమయంలో ఏదైతే ఎలక్షన్ మనం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది అది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ఫేర్ ఎలక్షన్ నిర్వహించుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా మీడియా మిత్రుల సహకారం, అదేవిధంగా విజిలెంట్ ఓటర్స్ అనేది మన లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికి సంబంధించి కొన్ని వివరాలు మీ అందరి ముందు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు 2nd SSR 21st ఆగస్ట్ నుంచి మనము సెప్టెంబర్ 4th October వరకు మన ఫైనల్ రోల్ అనేది పబ్లిష్ చేసుకోవడం జరిగింది. 19th September వరకు అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఫామ్ 6, 6A, 7 and 8 రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత 2nd SSR డేట్స్ ఇచ్చిన ప్రకారం ఈసీఐ మనం 4/10/2023కి ఫైనల్ రోల్ అనేది 2nd SSR ప్రకారం పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. దానికి అనుకూలంగా కోరుట్ల నియోజకవర్గంకి మనం చూసుకుంటే టోటల్ ఎలక్టార్స్ దీనిలో 47 సర్వీస్ ఎలక్టార్స్ ఉన్నారు. టోటల్ ఎలక్టార్స్ మనం చూసుకుంటే 2,36,726 ఉన్నారు. అదేవిధంగా జగిత్యాల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి 2,26,635 ఉన్నారు. అదేవిధంగా ధర్మపురి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి 2,24,591 ఎలక్టార్స్ ఉన్నారు. సో ఈ టోటల్ ఎలక్టార్స్ ఎవరైతే ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం పోలింగ్కి అర్హులు ఉన్నారు 4/10/2023 ప్రకారం 6,87,952 ఉన్నారు. దానిలో ట్రాన్స్జెండర్స్ 30 మంది, ఫీమేల్ 3,55,629, అదేవిధంగా
మేల్ ఓటర్స్ 3,32,293. సో దీని తర్వాత కూడా మనం ఫామ్స్ అనేది ఫామ్ 6, ఫామ్ 7, ఫామ్ 8 కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే దాని తర్వాత 19 తర్వాత కూడా మనం ప్రాసెసింగ్ చేయడం. महिला किसान दिवस के मौके पर वरंगल के कृषि भवन में एक वेबिनार का एहतमाम किया गया। महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने खातून किसानों को जवार बाजरे के इस्तेमाल और उनसे सेहत के फ़ायदे के बारे में तफसील बताई। ज़िले एग्रीकल्चर ऑफिसर जी ओशा दयाल ने महकमे ज़राअत के मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में बात की और ज़राअत के बारे में खातून किसानों की अहमियत वाज़ेह किया। तेलुगु रियासतों में नवरात्रि का धूमधाम से आगाज़ हुआ। तेलंगाना के जोगलांबा, भद्रकाली और वेमुलावाड़ा मंदिरों और आंध्र प्रदेश में श्री सैलम और विजयवाड़ा के इंद्रकलाद्री में 9 दिन तक नवरात्रि मनाने के लिए इंतजामात किए गए हैं। भक्त इतवार को जब रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में छुट्टी थी, नवरात्रि के पहले दिन देवी के मंदिरों पर उमड़ पड़े। सुबह से खुसूसी पूजा और अभिषेक किए गए। दोनों शहरों में बड़े मंदिरों के अलावा बड़े जंक्शन पर कायम खुसूसी मंडपों में भी नवरात्रि तकारीब का अहतमाम किया गया। अल-क़य्यूम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मस्जिद सराय मीर आलम नलगुंडे से आज़मीन उम्रा का एक काफ़िला 15 अक्टूबर बरोज़ इतवार रवाना हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल हकीम साहब, मौलाना महामिद साहब, अशफाक खान साहब का खुसूसी खिताब हुआ। इस मौके पर मालिक अल-क़य्यूम ट्रैवल्स जनाब अब्दुल मलिक, हाफिज़ शफीक साहब, मालिक अल-क़य्यूम किराना व दीगर मौजूद थे। इंडो यूएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ब्रांच का टोली चौकी में इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। सहायता ट्रस्ट के चेयरमैन मंजूर गौरी के मुताबिक सहायता ट्रस्ट की जानिब से इंडो यूएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक ब्रांच टोली चौकी में कायम किया गया। इस अस्पताल के क़याम का मकसद गरीब आवाम को तिब्बी सहूलतें फ़राहम करना है। इस मौके पर सैयद अनीसुद्दीन सहायता ट्रस्ट के CEO और डायरेक्टर आर.के. प्रसाद सिटी न्यूरो सेंटर भी मौजूद थे। इस मौके पर मंजूर गौरी और दीगर ने मुखातिब किया। Good evening, Namaskar. Proudly calling my friend, philosopher, and a rock behind me, ever ready to support me, help me, be with me, Muhammad Iftikharuddin Gori, the silent warrior of your trust, a performer, never speaks, works, respected other trustees, professionals, administrators, ladies and gentlemen. You must be wondering why I have individually recognized all these people, because like a family makes a home, all these people alone make a hospital which can perform. I would like to go to the history of this making of this hospital, as Manzoor Gori sahab well remember that it took more than 2 to make it happen. And when I used to analyze it scientifically and also technically, he used to often say that I believe in the Almighty and I leave it to His wisdom
to solve all their problems. Such a faithful person, such a strong person, who believed in Allah, who believed in making the Almighty happy with this, is what you are seeing today. But for his astounding faith and his continuous follow-up and the energy to make it happen, Don't be afraid that I have a lot of notes here. I'm not going to give a long speech. So just as brief as possible. You're right. I'm deeply honored today to stand before you on this momentous occasion as we gather to celebrate the opening of our new hospital right here in Hyderabad. This hospital is just not a building. It's a symbol of hope, health and healing. And that's what we want this hospital to be in this area. Again, I emphasize, it should bring the hope to the people in the local area. It should bring the health and healing. We understand the importance of accessibility of healthcare. And that is why we embarked on this journey to bring quality medical services close to you. Our commitment to provide compassionate care, advanced medical treatment, environment, all to seek our assistance. This, I emphasize, it is for everybody in the community. In the spirit of unity and collaboration, शहर कोरटला में GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मामर जहां तू है खिताब आम रखा गया था, जिसमें 25 मॉडल्स पर इस्लामिक एक्सपो रखा गया। प्रोग्राम का आगाज़ खिरात से किया गया। मकामी नाजिमा तबस्सुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली, जिसमें आपके अखलाक को हदीस की रोशनी में बतलाया गया। इसके बाद ज़िले नाजिया तबस्सुम साहबा ने बउनवान कौम और मिलत की तमाम लड़कियों से खिताब करते हुए कहा कि हर लड़की को चाहिए कि अपने मकसद वजूद को पहचानते हुए अपनी जवानी की कीमती लम्हात को नेक कामों में लगाने की कोशिश करे। तकरीबन 700 ख़वातीन तालिबात ने शिरकत की। तालिबात ने जंग बदर, इस्लाम के अरकान, जन्नत की खूबसूरती, दोज़ख की हौलनाकी, पर्दे की अहमियत, सदक़े का अजर, गारे सूर, गारे हिरा जैसे और भी मॉडल्स को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तैयार किया। GIO नाजिमा सामिया फिरदौस, नाजिमा शाहीन बेगम साहिबा, नाजिमा ज़रीना बेगम साहबा, नईमुद्दीन साहब, अमीर मकामी जनाब इलियास अहमद ख़ान साहब, गौसुर रहमान ने शिरकत की और तमाम तलिबात की हिम्मत अफजाई की। कोरटला से आइए देखते हैं मोहम्मद यूनुस साहब की ये रिपोर्ट। जज़ाकल्लाह। ये मॉडल जंग बदर का है। इसमें मुसलमान की तादाद बहुत कम थी और मुशरिकीन की तादाद 1000 से ज़्यादा थी और मुशरिकीन के पास हथियार जो लड़ने के लिए थे वो बहुत ज़्यादा थे, जबकि मुसलमान के पास बहुत कम थे। तो सिर्फ जो घोड़े थे उससे लड़े। इसमें अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए मदद करते। इसमें मुसलमान की जीत हुई और मुशरिकीन की हार। इस्लाम की सबसे पहली जंग थी जो 2 हिजरी 17 रमज़ान के दिन हुई थी और ये मुकाम पहाड़ों से घेरा हुआ था। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अली अलैहिस्सलाम जब उन्हें दुआ करते तो बारिश होती और यूनुस अलैहिस्सलाम उनको मछली के पेट में रहते मतलब मछली निकल लेती। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी बीवी बूढ़ी उनकी बीवी बूढ़े रहते और उनकी बीवी बांझ भी रहती। जब उन्हें दुआ करते तो अल्लाह ताला उनको बेटा होता, यानी यही अलैहिस्सलाम का है। उनका भी कुरान में मेंशन है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम लास्ट सेकेंड नबी है, तो उन्होंने गोद में ही बात करना शुरू कर देते और इस्लाम की दावत जब से देना शुरू कर देते। और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाज़िल है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। खबर मुबारक मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हिजरत के लिए आए और 10 साल क़याम नहीं करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल भी यही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बाबरकत और मुक़द्दस में मदनी ये हमारे सूर है जहाँ का मदीना
मक्के से मदीना हिजरत फरमा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मक्के के काफिले उन्हें कत्ल करना चाहते थे। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार अबू बकर सिद्दीक के साथ इस गार में पनाह ली 3 दिन और 3 रात के लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है दानिया फ़कीर। मेरा टॉपिक है मेराज का सफ़र। मेराज के सफ़र के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम में लेटे रहते। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर बुराक़ पर बिठाकर आसमानी दुनिया का सफ़र कराते। फिर सातवें आसमान सिदरतुल मुंतहा तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ तक साथ रहते। फिर वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे फरिश्ते कोई भी नहीं जा सकते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ यहीं तक साथ रहते। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद ऊपर ले जाया जाता। फिर क़लम की चरचराहट सुनाई देती। 50 वक्त की नमाज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ कर दी जाती और जन्नत और दोज़ख की सैर कराई जाती। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज़ों का तोहफ़ा लेके जब वापस आते मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगते 50 वक्त की नमाज़ है आपकी उम्मत एक दिन नहीं अदा कर सकती। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शहादा मानी हम दिल से गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। सलाह यानी नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सौम यानी रोज़ा रमज़ान के 30 रोज़े रखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। ज़कात हमारे पास जितना भी माल सोना या चांदी हो उसे हम ज़कात देने के लिए हज आगे कर जाना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। जो भी अफोर्ड कर सकता है जाने के लिए वो जा सकता है। जैसे हम इमारत कभी बनाएं और एक पिलर टूट गया तो सारी इमारत गिर जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ के बारे में करें अलैहिस्सलाम जो कश्ती सवार हुए थे उनके साथ अज़ाब आया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको आग में डाला गया था और अल्लाह ने अलैहिस्सलाम ने फर्स्ट काबा तैयार किया था और सालेह अलैहिस्सलाम जो उन्हीं का उन्होंने मौजूदा किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनके पास सब कुछ माल दौलत थी औलाद की छीन जाने पर उन्होंने सब्र किया, उसके बाद उन्हें उससे भी ज़्यादा डबल और उन्होंने सेहत के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने सेहत की दुआ नहीं फरमाई और सलाम और इनका आशा रहता है तो वो आशा अल्लाह ताला का हुक्म होता कि वो आशा डालने पर एक भयानक खौफनाक एक अजदहा में तब्दील हो जाता जिससे फ़िरौन की कौम इन पर ईमान ला दी। जज़ाकल्लाह। ये खाना काबा है, हज़रत असवद है और ये मकाम इब्राहिम है। ये दो पत्थर जन्नती है और ये लोग हज कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं और ये दो पहाड़ है जिनके नाम सफ़ा मरवा है। ये आवाज़ हमको हुआ है और हमको बना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्ती अलैहिस्सलाम दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत अलैहिस्सलाम की थी 1000 साल। वो दुनिया में 950 साल तक तबलीग करते रहे लेकिन कुछ ही लोग ईमान लाए। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से आकर कहा अल्लाह ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया है। जो लोग ईमान लाए उनको उस कश्ती में सवार कर लो और उनके साथ साथ जानवर और परिंदों की एक एक जोड़ी भी उसमें ले लो। जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ कश्ती निकल पड़ी। उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। वो सारी बस्ती जो अल्लाह के हुक्म से इनकार करती थी सारी की सारी पानी ज़लज़ले का शिकार हो गई और बर्बाद हो गई। उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल व लिलमुमिनीना जज़ाकल्लाह। ख़वातीन के नमाज का तरीक़ा है। मेरा नाम आयशा फिरदौस है। मैं GIU की अपनी नमाज शुरू करते वक्त पहले हम क़याम करते हैं और क़याम करते वक्त दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रहना चाहिए और तकबीर तहरीमा क़याम के बाद तकबीर तहरीमा करते हैं। तकबीर तहरीमा के बाद क़िरात करते हैं जिसमें पहले सलाम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर फातिहा और उसके बाद में जाते वक्त ऊपर हाथ रख के 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम का शेखुल हदीस अलमुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ख़्वाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का क़ायम करदा इदारे मोहम्मद दीन अल अरबी में सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे तक़सीम असनाद तारीख़ 15 अक्टूबर 2023 29 रबीउल अव्वल मक़ाम अल-महद दीन अरबी नई रोड शालीबंडे में 10 बजे दिन मुनाक़िद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ डॉक्टर महमूद शरीफ साहब और मेहमान ख़ुसूसी वही सिदर पढ़ लेते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद मुल्तानी साहब साबिक़ सदर शुबे अरबी जामिया उस्मानिया, हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीक साहब
سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب، صدر شعبہ عربی افلو ڈاکٹر حضرت علامہ مولانا سید محمود پاشا قادری زرین کلام و شتاری، جانشین حضرت سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا سید حسن ابراہیم حسینی المعروف سجاد پاشا صاحب، سجادہ نشین درگاہ قادری چمن، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر وقاری شاہ صاحب، نبیر و حضرت خواجہ محبوب اللہ، حضرت علامہ مولانا سید شاہ مصطفیٰ علی صوفی سعید پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کل ہند جمعیت المشائخ، حضرت علامہ مولانا سید غلام غوث احمد قادری شتاری کامل پاشا صاحب، جانشین حضرت سید قبول پاشا قادری شتاری، محترم عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، محترم عالی جناب ممتاز احمد خان صاحب، رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین شرکت فرمائے اور خطبہ استقبالیہ و حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محمود شریف صاحب، صدر انتظامی کمیٹی المعہد دین عربی پیش کریے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب، صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ کا ہوا اور تذکرہ شیخ اللہ حضرت مولانا ڈاکٹر المجید ملتانی صاحب، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ پیش کیے اور سالانہ تعلیمی و مالی رپورٹ حضرت مولانا حافظ محمد ولی اللہ شریف صاحب، نائب صدر انتظامی کمیٹی معہد الدین عربی پیش کیے اور مہمان خصوصی کے ہاتھوں اسناد تقسیم کیے گئے اور آخر میں جلسے کا اختتام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فاروقی انجینئر صاحب، معتمد انتظامی کمیٹی کے شکریہ پر ہوا۔ Be afraid that I have a lot of notes here. I'm not going to give a long speech. So just as brief as possible. You're right. I'm deeply honored today to stand before you on this momentous occasion as we gather to celebrate the opening of our new hospital right here in Hyderabad. This hospital is just not a building. It's a symbol of hope, health and healing. And that's what we want this hospital to be in this area. Again, I emphasize, it should bring the hope to the people in the local area. It should bring health and healing. We understand the importance of accessibility of health care. And that is why we embarked on this journey to bring quality medical services close to you. Our commitment to provide compassionate care, advanced medical treatment, environment, all seek our assistance. This I emphasize, it is for everybody in the community. In the spirit of unity and collaboration, پاسپورٹ آفس اسٹاف پر دانستہ طور پر غلط اندراج کا الزام۔ شہر کے پاسپورٹ سیوا کیندرم اور علاقائی دفتر کے اسٹاف کے مبینہ غلطیوں و لاپرواہی سے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اسٹاف درخواست گزاروں کو ہراساں بھی کر رہا ہے۔ ذرائع کے بمبئی پاسپورٹ سیوا کیندرم ٹولی چوکی اور بیگم پیٹ میں علاقائی پاسپورٹ آفس سکندرآباد میں واقع ہے۔ ان تینوں مقامات پر یہی صورتحال ہے۔ ہر دفتر میں درخواستیں دینے کے لیے 6 کاؤنٹرز ہیں، مگر ان کاؤنٹرز پر صرف 3 ہی ملازمین تعینات رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سیکشن ہے جہاں N اور A کے ساتھ نمبرات ہوتے ہیں اور پھر سے اور B کاؤنٹر سے ہوتے ہیں۔ پہلے کاؤنٹر پر درخواست گزار سے آدھار کارڈ کی زیراکس کاپی پوچھی جاتی تھی، اب آدھار کارڈ کے پیچھے کا حصہ بھی زیراکس پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اصلی آدھار کارڈ بھی ہونا ضروری ہے۔ پہلے زیراکس کاپی سے کام چلایا جاتا ہے، ماں باپ کا آدھار کارڈ اور پاسپورٹ کاپی ہونا ہے اور پھر اصلی پاسپورٹ بھی پیش کرنا ضروری ہے۔ ایک بھی کاپی کم ہوگی تو آپ کی درخواست قبول نہیں ہوگی۔ درخواست گزار کو ایک سے دوسرے کاؤنٹر تک گھمایا جاتا ہے اور ہر سرٹیفکیٹ کا زیراکس منگوایا جاتا ہے۔ زیراکس کی دکان پاسپورٹ آفس کے احاطے میں ہی ہے، جہاں عام دکانوں سے زائد پیسہ لیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاسپورٹ آفس کا اسٹاف خود ناموں اور پتے کے اندراج میں غلطی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اور درخواست گزار کو ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے پاسپورٹ آفس کے چکر لگانا پڑتا ہے۔ پاسپورٹ آفس اسٹاف پاسپورٹ آفس پر الزام ہے کہ ان کا عوام سے رویہ ٹھیک نہیں رہتا۔ استفسار پر اسٹاف یہ کہتا ہے کہ بیٹھو نام پکاریں گے، گھنٹوں انتظار کروایا جاتا ہے۔ یوں سمجھو کہ صبح پاسپورٹ آفس میں داخل ہونے کے بعد درخواست داخل کرنے تک شام ہو جاتی ہے۔ درخواست گزار اگر ایک بھی پیپر لانے میں تاخیر کرے تو پھر اس کو 2 ماہ کے بعد کی نئی تاریخ دیتے ہوئے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ آفس اسٹاف کو رویے میں تبدیلی لانے کی ہدایت جاری کرے۔ بیگم پیٹ پاسپورٹ آفس کے APO کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔
پاسپورٹ آفس میں اکثریتی طبقے کا اسٹاف ہی تعینات ہے۔ اقلیتی طبقے کے لوگوں کو نمائندگی بہت ضروری ہے اور تینوں آفس میں انقلابی تبدیلیاں ناگزیر ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔